दोस्तों सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच। आप सभी ने सुपर टेट के पहले प्रैक्टिस सेट को बहुत अधिक पसंद किया। इसी क्रम में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को करेंगे डिस्कस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं, जैसे कि संघवाद क्या होता है, भारत शासन अधिनियम क्या होता है। ये दो महत्वपूर्ण टर्म हैं जो कि भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों संघवाद ये सरकार का वह रूप होता है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। आंशिक रूप से कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकारों के मध्य ये विभाजित रहती हैं। लेकिन संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अनुसार जो शक्ति का विभाजन है उसमें केंद्र को अधिक वरीयता दी गई है। तो जैसा कि आप समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार का जो कानून होता है वो अधिक प्रभावी होता है। तो यह राज्यों के मध्य हमेशा चिंता का विषय रहता है। भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में। इसके पहले 1909 वाला अधिनियम था, इसके बाद 1919 वाला आया, लेकिन सबसे अधिक प्रभावी रहा और सबसे अधिक विस्तृत रहा था 1935 का अधिनियम। इसी अधिनियम में 1935 बर्मा सरकार एक्ट भी लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया था कि यदि आधे भारतीय राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते हैं तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। इस स्थिति में उन्हें केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में अधिक प्रतिनिधित्व भी मिलता, लेकिन संघ से संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका। और इस अधिनियम में स्वतंत्रता की बात तो दूर, भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की भी चर्चा नहीं की गई थी। दोस्तों डोमिनियन क्या होता है? तो डोमिनियन मतलब ब्रितानी राजसत्ता यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीनस्थ जो अर्ध स्वतंत्र सत्ताएं थी उन्हें स्वायत्त उपनिवेश या डोमिनियन कहा जाता था। अब दोस्तों इस अधिनियम में जो मुख्य प्रावधान किए गए थे, हालांकि प्रावधान कई सारे थे लेकिन जो मुख्य प्रावधान थे उसको समझ लीजिए। इस अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। ब्रिटिश शासन और कुछ या सभी रियासतों के लिए भारत संघ की स्थापना का प्रयास किया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की और मत देने के अधिकार का विस्तार किया और 35 मिलियन लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। प्रांतों को भी आंशिक तौर से पुनर्संगठित किया गया था और सबसे इंपॉर्टेंट संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला प्रश्न होगा कि सन 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो दोस्तों याद रखना कि सन 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि विकल्प सी इसका सही उत्तर है। और भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ये क्वेश्चन कई बार अगर आप देखेंगे तो यूपी पीएससी में भी पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा जाता है, इसके अलावा एसएससी में भी और तमाम अन्य परीक्षाओं में, कि भारतीय संविधान की रचना में सबसे अधिक जो गंभीर प्रभाव है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। कई सारे प्रावधान तो एज इट इज ही ले लिए गए हैं, इसलिए ये जरूर याद रखना आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? अंतरिम सरकार जो बनी थी 1946 में, उसमें कार्यपालक परिषद के जो उपसभापति थे फ्रेंड्स वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अंतरिम सरकार के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो अंतरिम सरकार ये 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही थी। अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी, जिसकी अध्यक्षता वायसराय के द्वारा की जाती थी। ये बात याद रखना कि अंतरिम सरकार की जो कार्यकारी शाखा था उसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद कार्य करती थी, उसका अध्यक्ष कौन होता था? वायसराय। और अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे मुख्य देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामलों के लिए यहां पर चुना गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रसारण विभाग सौंपे गए थे। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक और प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है फ्रेंड्स, और ये भारत के संबंध में कथन है, यानी कि विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप ये कहां से लिया है?
दोस्तों भारत सरकार के निर्माताओं ने सरकार का जो संसदीय स्वरूप लिया है, याद रखना इसको, संसदीय की बात हो रही है यहाँ पर, ये ब्रिटेन से लिया है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। और ब्रिटेन की जो संसद है उसे सभी संसदों की मां कहा जाता है और संविधान का जो जन्म है फ्रेंड्स वो ब्रिटेन में ही हुआ माना जाता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि, अब दोस्तों ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, गणराज्य है क्योंकि यहाँ पर जो राज्याध्यक्ष होते हैं, राज्याध्यक्ष, उनका चुनाव होता है, इसलिए यहाँ पर इसे गणराज्य कहा जाता है, ये याद रखना आप, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो दोस्तों भारत की जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ये कैबिनेट मिशन योजना जो थी ये 1946 में आई थी और उसी के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो समाप्त हो चुका था और ब्रिटिश सत्ता थोड़ी सी कमजोर हो गई थी, इसलिए भारत की जो हलचलें हो रही थी उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की, उसको संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल था ब्रिटेन की सरकार के लिए। इसलिए भारत की राजनीति का और भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल मार्च 1946 में भेजा था। इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड वेवेल और भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की थी जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा था। तो दोस्तों इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जिसका सही जवाब आपको पता होगा कि भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। और सर्वोच्च संप्रभुता ये किसका अनिवार्य लक्षण है? दोस्तों ये राज्य का अनिवार्य लक्षण है, तो विकल्प 20 का बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना कहाँ के संविधान से ली गई है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बात यहाँ पर हो रही है भारतीय महासंघ की योजना। तो दोस्तों जो भारतीय महासंघ की योजना है इसे कनाडा से लिया गया है, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पर प्रश्न ये होता कि संघीय व्यवस्था की योजना कहाँ से ली गई है, संघीय व्यवस्था, तो ये अमेरिका से लिया गया है। भारतीय महासंघ की योजना कहाँ से ली गई है? कनाडा से। और संघीय व्यवस्था की योजना ली गई है यूएसए से। संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है इंग्लैंड से, यानी कि ब्रिटेन से, ठीक है। तो तीनों को समझ लीजिए आप। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन सा है? यानी कि भारत में जो न्यायिक समीक्षा प्रणाली है, ये जो विधि है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा ये कहां से मिली थी? तो फ्रेंड्स ये जो प्रेरणा है ये मिली थी फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो ये जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे स्टडी जीके के अंतर्गत। हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं डिस्कस, तो पूरा ध्यान से देखते रहिए आप लोग पूरा वीडियो। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? देखिए बात क्या हो रही है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो बनेगा एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में, यानी कि विकल्प 4 सही है, उपरोक्त सभी के रूप में, ठीक है। तो चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया है? तो उद्देशिका में परिवर्तन मात्र एक बार हुआ है और ये 42वें संशोधन में किया गया था। और ये कब हुआ था? 1976 में, 1976 में यह संशोधन किया गया था। और दोस्तों इसी संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो थे वो उद्देशिका में मतलब उसमें इंक्लूड किए गए थे, शामिल किए गए थे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये शामिल किए गए थे उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि हुआ था 1976 में। नया राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार संसद को होता है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। तो एक बात और भी याद रखना कि नया राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार संसद को है। तो एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन की शक्तियां संसद को दी गई हैं? तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये बनता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी कि भारत में आप कहीं पर भी रहे, किसी भी राज्य में रहे,
आपकी जो नागरिकता होगी, आपको अलग अलग राज्यों की नागरिकता नहीं लेनी है। और ये जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये अवधारणा ली गई है कनाडा से। ऑप्शन, संविधान के भाग 2 में एकल जो नागरिकता है उसका वर्णन मिलता है, और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है दोस्तों ये इंग्लैंड से लिया गया है। विकल्प बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन बी, इंग्लैंड। भारतीय संविधान में कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? मौलिक अधिकारों पर चर्चा। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, भाग 1, इसमें क्या चर्चा हुई है? संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें चर्चा की गई है, संघ व राज्य क्षेत्र। और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 1 से 4 है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो किए गए हैं। तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में है। जो तीसरा भाग है उस तीसरे भाग में मूल अधिकारों की चर्चा हुई है, और जो मूल अधिकार है दोस्तों ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखे गए हैं। ठीक है, और इसके बाद जो चौथा भाग है, चौथे भाग में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका जो वर्णन है ये मिलता है 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। तो चारों भागों के बारे में आप जान लीजिए, समझ लीजिए क्रमशः। अगर आप आगे की वीडियोज वॉच करेंगे, और निश्चित रूप से आपको करना होगा अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, तो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ रिवाइज करते रहेंगे ताकि हर चीज आपके दिमाग में बैठती रहे। इस पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? सही जवाब होगा भाग 3, और ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से प्रेरित है? मूल अधिकार जो है ये किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों सही जवाब बनेगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। और ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मूल अधिकार भाग 3 में है, 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है। और मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका को माना जाता है। ये भी याद रखना कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसको माना जाता है? न्यायपालिका को। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? तो दोस्तों इसका आधार है अनुच्छेद 13। ये याद रखना कि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इसका आधार है अनुच्छेद 13। विधि के समक्ष समता यानी कि समानता का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या बन रहेगा फ्रेंड्स? ये है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, कुल मिला के 5 अनुच्छेद है इससे संबंधित, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो विकल्प सी में यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के बीच में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है? कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रतिष्ठता यानी कि अनटचेबिलिटी उन्मूलन का उपबंध किया गया है? दोस्तों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और इसके लिए है अनुच्छेद 17। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता। तो दोस्तों एक बात और भी याद रखना कि प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ इंटरनेट की स्वतंत्रता को भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 से जोड़ दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। हालांकि मार्च 2017 में केरल ने हर नागरिक के लिए भोजन, पानी और शिक्षा की तरह इंटरनेट भी मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये 19(1)(a) के अंतर्गत आती है। और एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है ये भाषण स्वातंत्र से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि जो आर्टिकल 29 और 30 है ये दोनों मिलकर, उपरोक्त दोनों मिलकर सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार देते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार देता है अनुच्छेद 30(1). ठीक है, तो ये याद रखना, इसका सही जवाब बनेगा अनुच्छेद 30(1). मूल अधिकारों की सूची में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है?
मूल अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा? तो दोस्तों ये संशोधन हुआ था 44वां, और ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है। और जो संपत्ति का अधिकार है ये अब एक कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300 के अंतर्गत आता है। और 1978 में सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो फ्रेंड्स ये हो गए आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न काफी अच्छे लगे होंगे। आपकी तैयारी लगातार चलती रहे, इसके लिए हम लगातार जो आपके लिए मॉक टेस्ट है वो अपलोड कर रहे हैं, और आप सभी का सहयोग पाना चाहते हैं। आप सभी अपना सहयोग इस तरह से बनाए रखिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। इस बार एक सीट आपकी पक्की रहेगी। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।